हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, वेलकम है। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स। महिला पर्यवेक्षक की क्लासेस जारी है, जिसमें आज हम बातें करेंगे दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की। एक क्लास हो चुका है और पिछले क्लास में क्या हुआ है यदि हम बातें करें थोड़ा से, तो परिचय हम देखे थे। दहेज प्रतिषेध अधिनियम किसको कहा गया है, ठीक है। तो परिचय हमने देखे थे और मैंने कहा था कि इसका उद्देश्य क्या था, इस अधिनियम को लाने का उद्देश्य क्या था कि दहेज के लेने देने मांगने, ठीक है, के लिए क्या लगाया जाएगा, प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो इसके लिए ये उद्देश्य था। अन्य नाम जैसे कि मैंने कहा कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 इसको कहा गया है। दहेज अधिनियम 1961 देखने को मिला, दहेज निषेध अधिनियम 1961 कहा गया है। विवाह करार निषेध अधिनियम 1961 भी कहा जाता है। दहेज लेना देना प्रतिषेध अधिनियम 1961 के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इनके क्या है, अन्य नाम है जो पिछले क्लास में हमने बातें की थी। फिर अधिनियम को अधिनियमित किया गया था, प्रकाशित किया गया था, या बोल सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा साइन किया गया था, सिग्नेचर किया गया था। कब? 20 मई 1961 को। और अधिनियम लागू हो गया था पूरे भारत देश में और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर में 1 जुलाई 1961 को। जम्मू कश्मीर में बाद में, ठीक है, जम्मू कश्मीर स्टार्टिंग में नहीं था। फिर 370 हटने के बाद ये लागू हो गया 2019 से। कुल धाराएँ कितनी थी? 10 धाराएँ, ठीक है, जिसमें संशोधन 1984 और 1986 में हुआ था। ये हम बातें करेंगे समय आने पर। इनकी कुल धाराएं देख रहे थे, कुल धाराओं की संख्या 10 थी। जैसे कि आप देख पाएंगे, धारा नंबर 1 में संक्षिप्त नाम विस्तार प्रारंभ की तिथि। धारा नंबर 2 में दहेज की परिभाषा दिया गया है। धारा नंबर 3 में दहेज लेने व देने के लिए दंड का प्रावधान है। धारा नंबर 4 में दहेज मांगने के लिए दंड का प्रावधान है। विज्ञापन पर पाबंदी धारा नंबर 4A में लगाया गया। धारा नंबर 5 में दहेज लेने देने के करार को शून्य माना गया है। धारा नंबर 6 में दहेज का पति या उसके वारिसों के लिए फायदे की बात कही गई है। धारा नंबर 7 में अपराधों का संज्ञान, ठीक है, यह सुनवाई किसके द्वारा की जाती है, ये बात की गई है। संज्ञान लेना या अपराधों का सुनवाई किसके द्वारा की जाती है। धारा नंबर 8 में अपराधों का संज्ञेय, अजमानती एवं अशमनी होना कहा गया है। धारा नंबर 8A में कुछ मामलों में सबूतों का भार रहेगा। धारा नंबर 8B में दहेज निषेध अधिकारी की नियुक्ति की बात कही गई है। धारा नंबर 9 और 10 में सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति का प्रावधान है। धारा नंबर 9 में केंद्र सरकार नियम बना सकती है और धारा नंबर 10 में राज्य सरकार नियम बना सकती है और राज्य सरकार ने नियम बनाई है। और क्या नियम बनाई है भाई? छत्तीसगढ़ राज्य दहेज प्रतिषेध नियम 2004, ठीक है। और एक एक करके हमने बातें की हैं। धाराओं की बातें करें तो धारा नंबर 1 हमने देखे थे, संक्षिप्त नाम दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, विस्तार संपूर्ण भारत में, जम्मू कश्मीर भी शामिल होगा। अब कब से? 2019 से 370 हटने के बाद 20 मई 1961 को ये प्रारंभ हो गया था। धारा नंबर 2 में मैंने परिभाषा की बात की थी, ठीक है। और परिभाषा क्या है इस दहेज का मतलब है शादी के पूर्व या पश्चात या शादी के दौरान एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दिया जाने वाला धन, मूल्यवान वस्तु, दस्तावेज आदि को हम क्या कहते हैं? दहेज कहते हैं, ठीक है। चाहे वो शादी के पूर्व हो, पहले हो, शादी के दौरान हो या शादी के बाद हो। धारा नंबर 3 देखे थे, दहेज लेने और देने के लिए दंड था, ठीक है। जो दहेज ले रहे हैं या दहेज दे रहे हैं उसके लिए कठोर कारावास 5 वर्ष का एवं साथ ही साथ जुर्माना 15,000 या दहेज की राशि जो अधिक हो, ठीक है। तो दहेज की राशि यदि अधिक है तो वो चुकाएंगे, यदि जुर्माना की राशि 15,000 है तो वो चुकाएंगे। और इसी के साथ साथ मैंने ये भी कहा था 1984 में क्या हुआ था, कुछ संशोधन किए गए थे इस अधिनियम में। और इस संशोधन के तहत, ठीक है, आपको क्या बनानी पड़ती है? सूची बनानी पड़ती। मिलने वाले उपहार की सूची, उपहार लेने देने वाले अतिथियों की सूची, वर और वधू का हस्ताक्षर और अंगूठा दोनों रहेगा।
ठीक है। जैसे कि आप देख पाएंगे सूची में, ठीक है, जो सदस्य होंगे, अतिथि होंगे, वो क्या क्या सामग्री दिए हैं वो सबकी लिस्ट आपको देनी पड़ेगी। धारा नंबर 4, दहेज मांगने के लिए भी दंड है, ठीक है। उनके लिए कठोर कारावास 6 माह, न्यूनतम और अधिकतम 2 वर्ष रहेगी। जुर्माना, साथ ही साथ जुर्माना 10,000 आपको देना पड़ेगा। धारा नंबर 4A या 4क में विज्ञापन पर पाबंदी लगाई गई है और इसके लिए भी क्या है, दंड का प्रावधान है। दंड कितना है, मिनिमम 6 माह और मैक्सिमम 5 वर्ष तक हो सकती है और ये कोर्ट डिसाइड करेगा कि कितना उसको सज़ा दे। जुर्माना की राशि 15,000 रुपया भुगतान करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर धारा नंबर 5 देखे थे, 5वां, दहेज संबंधित करार का क्या होना, शून्य होना, ठीक है। तो वर पक्ष वधु पक्ष एक एग्रीमेंट करते हैं कि शादी के बाद, शादी के उपरांत यदि हम ये वस्तु, ये मूल्यवान वस्तु, ये दस्तावेज हम आपको देंगे और बाद में वो मुकर जाता है, तो ऐसी स्थिति जो आप इकरारनामा या करार दिखाएंगे किसी को तो वो शून्य माना जाएगा, ठीक है। तो ये बातें मैंने की थी। तो पिछले क्लास में क्या हुआ था भाई, पिछले क्लास में धारा नंबर 5 तक ही हुआ था, ठीक है। धारा नंबर 5 ही हम देखे थे और आज हम 6 धाराओं को हम पढ़ेंगे। कुल टोटल धाराओं की संख्या कितनी है, 10 है। तो 6, 7, 8, 9, 10 ये धारा आज हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्लास को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं भाई। चलिए, धारा नंबर 6 का क्या कहना है, पहले लिख लेते हैं। धारा नंबर 6 क्या है, ठीक है। दहेज की संपत्ति, दहेज की संपत्ति का पत्नी या वारिसों के फायदे के लिए होना, या वारिसों, पत्नी या उनके वारिसों के फायदे के लिए होना, के लिए होना, ये है धारा नंबर 6। तो उसमें आप देख पाएंगे धारा नंबर 6 देख सकते हैं क्या लिखा है भाई, कि दहेज का पत्नी या उसके वारिसों के फायदे के लिए होना, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है, जहां कोई दहेज ऐसी स्त्री से भिन्न है जिसके विवाह के संबंध में वह दिया गया है, किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया है, वह व्यक्ति उस दहेज को, यदि वह दहेज के जो दहेज विवाह के पूर्व प्राप्त किया गया है तो विवाह की तारीख के पश्चात 3 माह के अंतर्गत वो दे देंगे, ठीक है। यदि वह दहेज विवाह के समय दिया गया है तो उसके पश्चात उसकी प्राप्ति तारीख के 3 माह के पश्चात होगी, ठीक है। या फिर दहेज, ठीक है, अवयस्क होने की स्थिति में है तो 18 वर्ष पूर्ण हो जाएगी तब वो उसको देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी स्थिति है। चलिए, इसको मैं अच्छी तरीके से समझा देता हूँ, इसमें जो भी लिखा हुआ है। चलिए पहले समझते हैं। कहने का मतलब है, धारा नंबर 6 का कहने का मतलब है यहाँ पर कि जो भी दहेज प्राप्ति होगी, अब यहाँ दहेज का मतलब देखिए, सरकार ने तो दहेज लेने देने मांगने के लिए प्रतिबंध लगाया है। यहाँ पर दहेज का मतलब है कि अपनी पुत्री को, अपनी बेटी को पिता द्वारा या उसके परिवार वालों के द्वारा दिया जाने वाला, ठीक है, कुछ सामग्री से है, क्या है, दिया जाने वाला स्वेच्छा से, ऐसा नहीं दहेज मांग रहे हैं या दे रहे हैं, तो स्वेच्छा से अपने बेटी को कोई पिता या उनके घर वाले अभिभावक उनको दे रहे हैं, ठीक है, तो उसकी बात की गई है। तो ऐसे संपत्ति को जब वो ससुराल जाएगी, ठीक है, तो ऐसे संपत्ति को उसको लौटाना होगा। किसको लौटाना होगा,
पत्नी को कहने का मतलब है उस स्त्री को जिनकी शादी हुई है, ठीक है, उनको लौटाना होगा। चाहे वो सामग्री उनके ससुर को मिली हो, चाहे वो सामग्री उसके अभिभावक या कोई परिवार वाला को मिला हो, ठीक है, तो उनको वो क्या करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा, ठीक है। तो दहेज या फिर जो सामग्री मिलेगी वो तो किसके लिए होगी, उसकी पत्नी, कहने का मतलब वो स्त्री जिसकी शादी हुई है, या ठीक है उसके वारिस कहने का मतलब उसके बच्चे होंगे, उसके लिए होगा, ठीक है। तो उसमें कुछ कंडीशंस हैं जो आपको देखनी पड़ेगी। जैसे कि मैंने कहा कि दहेज किसके लिए होगा भाई साहब, दहेज को परिवार द्वारा क्या होना चाहिए, लौटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लौटाना पड़ेगा, ठीक है। दहेज किसका होगा, परिवार द्वारा लौटाना पड़ेगा। किसको लौटाएंगे, ठीक है, उस स्त्री को लौटाएंगे, उस पत्नी को लौटाएंगे जिसकी शादी हुई है, ठीक है, उस स्त्री को लौटाएंगे, उस पत्नी को लौटाएंगे जिसकी शादी हुई। अब यहाँ पर कंडीशन देखिए, ठीक है, यहाँ पर कुछ क्या है, कंडीशन है लौटाने का। जैसे कि कंडीशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, अगर कोई संपत्ति शादी के पूर्व दी गई हो, ठीक है, समझिएगा मेरी बातें। यदि कोई संपत्ति क्या हुआ है, शादी के पूर्व दी गई हो, कहने का मतलब है कि वर वधू का शादी तय हो चुका है, ठीक है। अब चाह रहे हैं कि इन दोनों की शादी बाद में करेंगे, 1 साल बाद, 6 महीने बाद, ठीक है, 2 साल बाद करेंगे, लेकिन उसके पहले ही, शादी के पहले ही उनके परिवार वाले, लड़की के या स्त्री के परिवार वाले लड़के के परिवार वालों को दहेज दे देते हैं या कुछ सामग्री दे देते हैं, ठीक है, अपनी स्वेच्छा से कि भाई शादी के समय या शादी के बाद हम तो देंगे अपनी बेटी को, ठीक है। तो अभी है तो पहले ही दे देते हैं। जैसे कि मान के चलिए कोई ज़मीन का टुकड़ा है, तो मेरा दामाद कोई कारोबार स्टार्ट करेगा तो ज़मीन का टुकड़ा दे दिए, ठीक है। कोई फैक्ट्री है, ठीक है, तो फैक्ट्री का जो मालिक बना दिया, कोई टुकड़ा दे दिए, ठीक है, या कोई घर दे दिया, कुछ भी सामग्री, कार वगैरह दे दिए कि शादी के बाद देना है लेकिन अभी उसका काम आ जाएगा, तो इसलिए उसको दे दिए। तो कोई संपत्ति जो शादी के पूर्व दी गई हो, तो ऐसे में क्या होगा, जब शादी होगी उस स्त्री की, जब शादी होगी तो शादी की तारीख से, ठीक है, जिस दिन शादी हुआ उसके तारीख से अगले 3 माह के बाद उस स्त्री को वो जो भी चीज़ है उसके नाम में होना चाहिए, लौटाना पड़ेगा, कहने का मतलब उसके नाम में होना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब है कि तो शादी के दिन से 3 माह के अंदर, ठीक है, 3 माह के अंदर, ठीक है, सामग्री या संपत्ति जो भी संपत्ति आई होगी या सामग्री स्त्री को लौटाना होगा, स्त्री को क्या करना होगा, लौटाना होगा, ठीक है। चाहे उसके ससुर रखे होगा, ठीक है, उसके ससुर रखे होंगे या उनका पति या कोई भी रखा होगा, उनका हक किसकी, वो जो दहेज या सामग्री मिला है वो वहाँ पर सिर्फ पत्नी का या उस स्त्री का ही हक होगा, पहली बात है। दूसरी बात यदि हम करें, कोई संपत्ति क्या हो, शादी के पश्चात दी गई हो, ठीक है। यदि कोई संपत्ति कब दी गई हो भाई, शादी के पश्चात दी गई हो, शादी के बाद दी गई हो। ऐसा बोला जाता है ना कि बेटा शादी हम कर रहे हैं, चलो ठीक है, दहेज की जो भी रकम होगी या मैं अपनी बेटी को जो भी देना चाह रहा हूँ,
ठीक है, मैं दूंगा लेकिन अभी मेरे पास नहीं है, 6 महीना, साल भर, 2 साल के बाद मैं उनको दूंगा। चलिए ठीक है, तो जब शादी के पश्चात ये दी जाती है, ठीक है, तो शादी के पश्चात अगर दी जाएगी तो याद रखिए, ठीक है, तो शादी होने की ठीक है उस डेट से, मिलने के डेट से, ठीक है, शादी के डेट से, शादी की तारीख से, अगले तारीख की, अगले तारीख से 3 माह बाद लौटाना होगा। क्या होगा? लौटाना होगा। ठीक है, तो जब शादी की तारीख हो गई है, ठीक है, अब शादी हो गई है, उसके बाद उसके अगले महीने की तारीख से और 3 महीने, ठीक है, उस डेट के 3 महीने नहीं, अगले जो महीने आएगा उसके 3 माह बाद उसको क्या करना होगा? लौटाना होगा। ठीक है, चलिए, और यदि तीसरी कंडीशन ये है कि जो है संपत्ति यदि कब दी गई हो, संपत्ति यदि जो है अवयस्क के दौरान दी गई, अवयस्क के समय दिया गया हो। कहने का मतलब है कि मान के चलिए अपनी बेटी का विवाह नहीं कर रहे हैं अभी, वो माइनर है, अवयस्क है। ठीक है, क्या है? अवयस्क माइनर है। ठीक है, और बोल देते हैं कि हम दोनों, जैसे होते हैं ना कि रिश्तेदार की भाई हम लोग क्या करेंगे, अपनी बेटी और आपके बेटे का शादी कर देंगे, ऐसा तय हो जाता है और शादी कर देंगे। अभी तो ये माइनर है, ठीक है, उम्र नहीं हुआ है शादी का, शादी हम दोनों कर देंगे अपनी बेटी और आपके बेटे का। ठीक है, हम इनको जो भी देना चाहें वो क्या करते हैं, अभी दे देते हैं। ठीक है, अभी शादी नहीं हुआ है, ठीक है, और अभी करेंगे भी नहीं क्योंकि अभी छोटी है, माइनर है, तो जो मैं अपनी बेटी को देना चाहता हूँ मैं उसको दे दूंगा, जो भी उनको चाहिए, ठीक है, मेरे पास है दे दूंगा, आपका भी काम आएगा। तो यदि ऐसी संपत्ति दे दी जाती है कि लड़की का भी विवाह ही नहीं हुआ है, अवयस्क है, तो विवाह ही कहाँ होगा? अगर विवाह हो जाता है तो वो बाल विवाह कहलाएगा। अवयस्क है, यदि विवाह नहीं हुआ तो बाल विवाह कहलाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो उनका वो अलग सिस्टम है, अधिनियम हम पढ़ चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब वो 18 वर्ष की हो जाएगी, ठीक है, क्या होगा, स्त्री क्या हो जाएगी, स्त्री क्या हो जाएगी, 18 वर्ष पार कर जाएगी, 18 वर्ष पार कर जाएगी, तो क्या होगा, तो वह संपत्ति क्या है, ठीक है, लौटाना होगा। ठीक है, जो संपत्ति शादी के पूर्व शादी हुआ नहीं है और अवयस्क की स्थिति में, ठीक है, स्त्री के पिता द्वारा पुरुष के जो पिता है उनको दिया गया है कि भाई आपका काम आएगा, अभी तो माइनर हैं, अभी तो शादी नहीं हुआ है, तो लड़की जब तक 18 वर्ष की नहीं होगी तब तक वो रखेंगे। जैसे 18 वर्ष पार कर जाती है, ठीक है, तो वो लौटाना होगा, चाहे उसकी शादी हो या ना हो। ठीक है, चाहे लड़की की शादी हुई हो या ना हुई है, वो 20 पार कर ली, मान के चलिए लड़की की उम्र 20 वर्ष हो गई और उसकी शादी हुई नहीं, अगले वर्ष करेंगे ऐसा बोल रहे हैं, तो भी 18 वर्ष पार हो जाए, ठीक है, तो उसको लौटाना होगा, शादी हो चाहे ना हो। हक किनका है? उस स्त्री का है। ठीक है, क्या है? हक किसका है? उन स्त्री का है। तो याद रखिए ये चीज़ें क्या बोल रहे हैं, यही बोल रहे हैं, 2-3 कंडीशन है। दहेज को परिवार वाला कब लौटाएगा? यदि शादी के पूर्व है तो 3 माह के अंदर लौटाएगा। ठीक है, शादी के दिन के बाद 3 माह के पूर्व। यदि संपत्ति शादी के पश्चात दे रहे हैं, उसके बाद दे रहे हैं, ठीक है, तो शादी के तारीख से अगले तारीख से 3 माह बाद लौटाना होगा। और यदि अवयस्क की स्थिति में है तो 18 वर्ष पार कर जाएगी, तब उसको लौटाना होगा। यही सारी बात यहाँ कही गई है। ठीक है, यही सारी बातें यहाँ पर कही गई है जो आप देख सकते हैं। ठीक है,
जैसे में इसमें लिखा है, यदि वह दहेज विवाह से पूर्व प्राप्त किया हो तो विवाह की तारीख के पश्चात के 3 माह के भीतर लौटाना होगा। यदि दहेज विवाह के समय या उसके पश्चात प्राप्त हो, ठीक है, विवाह के समय या पश्चात दोनों है, ठीक है, वहाँ मैं लिखना भूल गया, विवाह के समय या पश्चात, तो उसकी प्राप्ति ठीक है, उसकी प्राप्ति की तारीख जो भी प्राप्त होगा, जो दहेज प्राप्त होगा उसकी प्राप्ति की तारीख के पश्चात 3 माह के भीतर उसको लौटाना होगा, ठीक है। यदि ऐसा होता है कि उस समय स्त्री अवयस्क की स्थिति में है, ठीक है, तब प्राप्त किया गया है तो वो 18 वर्ष पार कर जाए। कितने वर्ष? 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, ठीक है, से 3 माह बाद, 18 वर्ष प्राप्त होने के 3 माह बाद, ये भी यहाँ पर लिख सकते हैं 18 वर्ष से प्राप्त कर हो जाएगी तो वह, ठीक है, उसके 3 माह बाद, उसके 3 माह बाद उसको क्या करना है? लौटाना होगा। कहने का मतलब 18 वर्ष पूरा हो जाएगा, उसके बाद उसके 3 माह बाद उसको लौटाना होगा, ठीक है, ये याद रखेंगे, ठीक है, यही बात यहाँ पर कही गई है। चलिए एक चीज़ और, चलो मान के चलिए खुदा ना खास्ता ऐसी स्थिति आ जाती है कि स्त्री की मृत्यु हो जाती है, स्त्री की मृत्यु, ठीक है, ऐसा होता है, मान के चलिए ऐसा हो ना हो, ठीक है, लेकिन ऐसा होता है कि मान के चलिए कि स्त्री की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कब हो जाती है? 7 वर्ष के भीतर, 7 वर्ष के अंदर, शादी हुआ है, ठीक है, मैरिज हुआ है, शादी हुआ है, और शादी के 7 वर्ष के अंदर उनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए दहेज की जो बातें होगी, ठीक है, दहेज का जो जिक्र होगा वो 7 वर्ष के अंदर ही होगा। 7 वर्ष के बाद दहेज का मामला ख़त्म हो जाता है, ठीक है, दहेज लिया है, दिया है वगैरह, वो 7 वर्ष के बाद ख़त्म हो जाता है। लेकिन दहेज की जो, इसलिए 7 वर्ष कहा गया, तो 7 वर्ष के अंदर स्त्री की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो मृत्यु होने पर कंडीशन ये है, ठीक है, कंडीशन ये है कि भाई मृत्यु के बाद उसकी वारिस को जाएगा, ठीक है। अगर इसकी मृत्यु हो जाती है तो पहली कंडीशन ये है कि बच्चे, उसके जो भी बच्चे होंगे, बच्चे या वारिस को संपत्ति जाएगा, समझिएगा, संपत्ति जाएगा। कहने का मतलब है कि जो भी संपत्ति मिला है, जो भी दहेज मिला है, जो भी सामग्री मिला है, यदि स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो स्त्री के कोई भी बच्चे होंगे, ठीक है, उनको क्या होगा, या कोई वारिस होगा, वो हकदार रहेगा इस संपत्ति का, ठीक है। दूसरी बात ये है, यदि, ठीक है, बच्चे, मान के चलिए बच्चे क्या है, बच्चे अवयस्क है, अवयस्क, ठीक है, अवयस्क, बच्चे अवयस्क है, जाहिर सी बात है बच्चे अवयस्क, क्योंकि 7 वर्ष के भीतर होंगे तो अवयस्क ही होंगे, ठीक है। एक ऐसी कंडीशन होती है, बच्चे अगर वयस्क है, अवयस्क है, तो अवयस्क की स्थिति में क्या होगा भाई, बच्चे अवयस्क है होगा तो संपत्ति किसको जाएगी? संपत्ति जो है ट्रस्टी को जाएगी। ट्रस्टी कहने का मतलब है न्यायालय द्वारा, ठीक है, क्या करेगा? न्यायालय द्वारा क्या किया गया? द्वारा बनाया गया, ठीक है, समझिएगा ये बातें। ये जो है संपत्ति जो है किसको जाएगी? ट्रस्टी को जाएगी। जब बच्चे क्या हो? अवयस्क हो, वो ट्रस्टी न्यायालय द्वारा बनाया गया होगा और न्यायालय उस सामग्री को, उस संपत्ति को संभाल कर रखेगा। और वो बच्चे, जो अवयस्क बच्चे को दिया जाएगा, कब दिया जाएगा? जब तक ये 18 वर्ष का ना हो जाए, ठीक है। ये संपत्ति ट्रस्टी को जाएगा, ठीक है, और बाद में ट्रस्टी ये संभालेगी संपत्ति, और बच्चे के 18 वर्ष के बाद दिया जाएगा बच्चे को या फिर जो अवयस्क बच्चे को, ठीक है, वयस्क होने के बाद, क्या होने के बाद? वयस्क या 18 वर्ष के बाद, 18 वर्ष के बाद दिया जाएगा, ठीक है। बातों को समझिएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही? मैंने क्या कहा? अगर स्त्री की मृत्यु हो जाती है 7 वर्ष के अंदर, तो बच्चे होंगे या वारिस होंगे तो संपत्ति उसका होगा। यदि दूसरी कंडीशन ये है कि बच्चे अवयस्क हो तो संपत्ति जो है किसके अंतर्गत रहेगी? ठीक है, ये न्यायालय द्वारा बनाई गई ट्रस्टी के अंतर्गत रहेगी और वो संभालेंगे। और बच्चे को कब दिया जाएगा? जब 18 वर्ष वो पार कर जाएंगे, 18 वर्ष हो जाएंगे तो बालिग हो जाएंगे,
ठीक है, तब वो दिया जाएगा। और तीसरी कंडीशन ये है, ठीक है, यदि दोनों में से कोई एक ना हो, ठीक है, मान के चलिए किसी स्त्री का बच्चा ही नहीं हो, ठीक है, किसी स्त्री का बच्चा ही नहीं ना हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में स्त्री के माता पिता को जाएगा, स्त्री के क्या है, माता पिता या अभिभावक, माता पिता को जाएगा। ये जो धन है, ये संपत्ति है, किसको दिया जाएगा, उस स्त्री के माता पिता या अभिभावक को दिया जाएगा, जो उनको दिया है, ठीक है, जो स्त्री को दिया है उनको जाएगा। अब यहाँ पर याद रखें, यहाँ पर ससुराल वालों का कोई रोल नहीं है, ससुराल में किसी को भी नहीं जाएगा। ये कंडीशन रखा गया है सरकार द्वारा, इसलिए रखा गया है क्योंकि हो सकता है दहेज प्रताड़ना से स्त्री की मृत्यु हो गई हो, ठीक है, हमें क्या पता, हम बोल रहे हैं कि एक्सीडेंट हो गया है या फिर आकस्मिक निधन हो गया है, ठीक है, जो भी इस प्रकार से बोलें, लेकिन हो सकता है ऐसी स्थिति हो कि भाई दहेज प्रताड़ने से इनकी मृत्यु हो गई हो और किसी को पता ना होगा, ठीक है, और ऐसी स्थिति में धन उसके ससुराल वालों को जा रहा है, तो इसलिए सरकार ने ये रखा है कि उसके वारिस को जाएगा, बच्चे को, ठीक है, यदि बच्चे ना हो तो उसके माता पिता को जाएगा, अगर बच्चे हैं, अगर अवयस्क हैं तो वयस्क होने के बाद उनको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखें, ससुराल वालों को किसी को भी नहीं मिलेगा, ये धन याद रखेंगे, ठीक है। ये कंडीशन नंबर क्या है, 3 बोलती है और धारा नंबर 6 बोलती है। तो धारा नंबर 6 में यही बात है और आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, इसमें जो भी लिखा है आप पढ़िएगा। चलिए, अगर किसी कारणवश कहा गया है परंतु ऐसी स्त्री की मृत्यु उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर कोई प्राकृतिक कारण से अन्यथा हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में संपत्ति किसको जाएगी, जैसे कोई संतान नहीं है तो उसके माता पिता को जाएगी, ठीक है। यदि संतान है और ऐसी संतान जो अंतरिम की जाए कि ऐसे संतान के लिए न्यास क्या मतलब एक ट्रस्टी, ठीक है, ट्रस्टी रहेगा और ट्रस्टी इसका जो है उस संपत्ति का देखरेख करेगा और जब तक वो 18 वर्ष नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ वही सब लिखा हुआ है जो भी है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, ठीक है, पढ़ने के समय, ठीक है, चीज़ें समझ नहीं आती। चलिए, ठीक है। अब यदि एक कंडीशन और देखिए, एक कंडीशन और देखिए, यदि ऐसा हो जाता है कि चलिए यदि कंडीशन ऐसा है, यदि, ठीक है, संपत्ति लौटाए ही नहीं, लौटाने के लिए क्या कर दें, मना कर दें, तो इसके लिए क्या है, इसके लिए याद रखिए दंड का प्रावधान है, दंड का क्या है, प्रावधान है, ठीक है। यदि ऐसा कहा जाता है कि भाई वो हमें मिला है, हमारे बेटे का शादी हुआ है और ठीक है, तो ये हमें मिला है, मैं उस स्त्री को, मैं अपनी बहू को, स्त्री मतलब उसकी बहू, मैं अपनी बहू को नहीं लौटाऊंगा, परिवार वाले बोल रहे हैं कि हम अपने बहू को नहीं लौटाएंगे, ठीक है, ये हमें दिया गया है, हमारे बेटे के लिए दिया गया है, ठीक है, तो ये मैं नहीं लौटाऊंगा, ऐसे बोल दिया जाएगा। यदि, ठीक है, मना कर दिया जाएगा कि उस स्त्री को हम नहीं देंगे या अपनी बहू को नहीं देंगे वो संपत्ति या, ठीक है, वो जो भी सामग्री मिला है, तो ऐसी स्थिति में दंड का प्रावधान है और दंड क्या भोगना पड़ेगा, ठीक है, एक तो कारावास भोगना पड़ेगा, ठीक है, दंड क्या मिलेगा, एक तो कारावास मिनिमम 6 माह का हो सकता है और मैक्सिमम 2 वर्ष तक भी जा सकता है, ये डिपेंड करता है, ठीक है, डिपेंड करता है किस पर, उस न्यायालय पर, ठीक है, डिपेंड करता है न्यायालय पर। और साथ ही साथ जुर्माना भी भोगना पड़ेगा, ठीक है, एवं क्या भोगना पड़ेगा, जुर्माना भी भोगना पड़ेगा, जो कि 5,000 से 10,000 के मध्य हो सकता है, ठीक है, 5,000 से कितना, 10,000 के मध्य हो सकता है क्या, जुर्माना, ठीक है, तो जुर्माना भी भोगना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखिए भाई, जिनके घर शादी हुई, जिनके घर लड़की आई, स्त्री आई, बहू आई है, तो अगर हक से मांगे कि भाई ये मेरी स्कूटी मेरे बाप ने दी है, ठीक है, मेरे पिताश्री ने दी है स्कूटी, या ये जो है फ्रिज या ये चीज़ें या फिर ये कारोबार, ये गाड़ी, ये घोड़ा जो भी है ये मेरे पिताश्री ने दी है,
ठीक है, तो मुझे आप लौटाइए, तो प्यार से अच्छे से उनको सम्मानजनक उनको लौटा दीजिएगा। ऐसी स्थिति में फिर दंड का क्या है प्रावधान है। अगर वो केस कर दे कि मेरे जो है पिता द्वारा दिए गए सामान वो लौटा नहीं रहे मेरे ससुर, तो क्या होगा, दंड का प्रावधान है। और दंड का प्रावधान आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है, यदि कोई उपधारक की संपत्ति विशिष्ट परिसीमा काल के भीतर, ठीक है, उस समय के भीतर वो लौटाए नहीं, ठीक है, तो लौटाने में असमर्थ है तो कारावास होगा। और जैसे कि मैंने कहा मिनिमम क्या होगा, 6 माह और अधिकतम कितना, 2 वर्ष। मिनिमम कितना, 6 माह और अधिकतम 2 वर्ष तक होगी। और जुर्माना मिनिमम 5,000 रुपया और अधिकतम कितना, 10,000 रुपये तक जुर्माना हो सकती, या दोनों से दंडनीय है, ठीक है, या फिर ये या फिर वो, या दोनों से दंडनीय है, ठीक है। कहने का मतलब है, या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कारावास या, ठीक है, जुर्माना, या दोनों से क्या है, दंडनीय है, ठीक है। तो उनको भाई उनके पिताश्री द्वारा दिया गया है। तो ससुर जी जो सुन रहे हैं, ठीक है, और जो महिला देख रही है उनको ये सब बातें जो है समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ससुराल वालों का कुछ भी नहीं होगा, ससुराल वालों का कोई जो है चीज़ नहीं है। बोलते हैं ना भाई मेरा है, मेरे बेटे का ये कार आया है, मेरे बेटे को ये मिला है, ठीक है, वो उसके नहीं है, उस तरह की है, ठीक है। लेकिन लोग जानते नहीं इस बात को, अनजान है, ठीक है, ये सभी जानते नहीं, ये नियम अधिनियम को पता नहीं, तो फिर वही समझते हैं कि भाई इनका है, अब आ गया हूँ तो फिर इनका है, ठीक है। लेकिन ये सभी इस तरह का है, याद रखेंगे। कंटिन्यू करते हैं, धारा नंबर 6 हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस है, थोड़ा अच्छी तरीके से इसको ध्यान रखें। धारा नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कि यदि, ठीक है, कोई स्त्री की शादी हुई, ठीक है, शादी के समय दी जाने वाली दहेज की रकम किस माह तक लौटाए। आपका ऑप्शन हो जाएगा 2 माह के अंदर, 3 माह के अंदर, 6 माह के अंदर, 1 वर्ष के अंदर। तो 3 वर्ष के अंदर, ठीक है। दंड का प्रावधान क्या है, अगर वो लौटाए नहीं तो दंड का प्रावधान क्या है, तो 6 माह से 2 वर्ष और 5,000 से 10,000 की सजा। यदि ऐसा हो, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता, निम्नलिखित में से धारा 6 में क्या कहा गया है, दहेज की संपत्ति का पत्नी या वारिसों के फायदे के लिए होना, ठीक है, संपत्ति का करार शून्य होना, ठीक है, या कहा गया है सज्ञी या अजमानती होना, ऐसे क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं, ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बातें करते हैं, धारा नंबर 7। धारा नंबर 7 मैं इसको अलग से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें जब आप देखेंगे तो आपको ऑलरेडी समझ आ जाएगा, ठीक है। जैसे ये PDF के फॉर्म में आपको उपलब्ध हो जाएगी, ठीक है, जो ये सारी चीज़ें PDF के फॉर्म में उपलब्ध हो जाएगी आपको, ठीक है। और ऐसे में क्या है, इसको समझ में नहीं आता, एक बार पढ़ेंगे तो फिर इतना सारा लंबा चौड़ा पढ़ेगा कौन, ठीक है, और पढ़ते पढ़ते समझ ही नहीं आता कि कहाँ क्या कहा गया है, ठीक है, क्योंकि ऐसे लिखा है, ठीक है, अधिनियम जो भी लिखे हैं यहाँ पर जो है राजपत्र में जो प्रकाशित हुआ है, तो ऐसे लिखे समझ ही नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए अलग सिंपल वे फॉर्म में मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ, ज़्यादा भी नहीं है, ठीक है। जो ज़रूरी है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं, और जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो धारा नंबर 7 देख लेते हैं। धारा नंबर 7 का क्या कहना है भाई, ठीक है। धारा नंबर 7 का कहना है कि अपराधों का संज्ञान, ठीक है। अब देखिए यहाँ अपराधों का संज्ञान कहने का मतलब क्या है, पहले लिख लेते हैं। अपराधों का संज्ञान, ठीक है। तो अपराधों का संज्ञान कौन लेगा भाई, कौन लेगा, कहने का मतलब है कि इनकी सुनवाई कौन करेगा, ठीक है। अपराधों का संज्ञान, जो अपराध हो गया, मान के चले किसी ने जो है दहेज लिया है या दहेज दिया है, ठीक है, या दहेज मांगा है या मिली हुई दहेज को लौटाया नहीं, जो दंड होगा, ठीक है, इनकी सुनवाई कौन करेगा, अपराधों के संज्ञान कौन लेगा, सुनवाई कौन करेगा। संज्ञान कहने का मतलब बोल सकते हैं यहाँ सुनवाई कौन करेगा, ठीक है। तो इसके लिए भाई कोर्ट है, और किस प्रकार का कोर्ट रहेगा, ठीक है। एक तो प्रथम
याद रखेंगे प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट कौन रहेगा? प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, याद रखेंगे मजिस्ट्रेट, ठीक है। या जो महानगर मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो महानगर में जैसे दिल्ली हो गया, बॉम्बे, जो बड़े बड़े महानगर हैं, ठीक है, कोलकाता, दिल्ली, बॉम्बे, ऐसे जो महानगर है बड़े बड़े, वहाँ पर जो बैठते हैं उसको जो महानगर जो मजिस्ट्रेट कहा जाता है, उस मजिस्ट्रेट द्वारा ये संज्ञान लिया जाएगा, ये सुनवाई की जाएगी, उससे संबंधित जो भी मामले होंगे, दहेज से संबंधित जो भी मामले होंगे, उनकी सुनवाई महानगर जैसे स्थान पर महानगर मजिस्ट्रेट बैठेगा, वो लेगा संज्ञान या सुनवाई करेगा। ऐसी और अन्य स्थान में इसके अलावा जो प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं, ठीक है, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग, सेकंड वर्ग, थर्ड वर्ग ऐसे होते हैं, ठीक है, इस प्रकार के न्यायिक मजिस्ट्रेट होते हैं। फिर उसके ऊपर जाएंगे तो फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, फिर जिला में आप देखेंगे जिला के अंदर का, ठीक है, दंडाधिकारी टाइप के। तो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या लेगा? ये संज्ञान लेगा, ये सुनवाई करेगा कि भाई आपने दहेज के मामले, ठीक है, यहाँ पर आए हैं और ये मैं सुनवाई कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से अब देखिए दहेज के मामले आएंगे तो आएंगे कैसे? कोई ना कोई तो ऐसा होगा, प्रतिवादी होगा कि जाएगा भाई, ठीक है, फलाने ने या फिर मैं उनके परिवार वाले ने दहेज मांगने की कोशिश की है, मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं, ठीक है, मुझे घर से निकाल देंगे या फिर ठीक है वगैरह, गाली गलौज जो भी है। तो दहेज के लिए जो भी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से जो प्रताड़ना हो रही, तो उसके लिए कोई ना कोई तो जाएगा, ठीक, कोई ना कोई तो जाएगा, ठीक है। तो जाने वाले कौन हो सकते हैं? अर्जी, कहने का मतलब यहाँ पर अर्जी कोई ना कोई तो लगाएगा, ठीक है, अर्जी या प्रतिवादी कोई तो होगा, प्रतिवादी तो कोई होगा, अर्जी लगाएगा। तो आप अर्जी लगा सकते हैं, ठीक है, उसके माता पिता, ठीक है, स्त्री के माता पिता, स्त्री के क्या है माता, स्त्री के माता पिता, अगर माता पिता नहीं है तो कोई अभिभावक जिसके संरक्षण में, या कोई संरक्षक जो भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, चाहे वो दादा दादी हो तो फिर चाचा चाची हो, कोई भी संरक्षक हो सकते हैं, कोई भी अभिभावक, कोई स्त्री के पिता, ठीक है, या फिर पुलिस ये रिपोर्ट कर दी, पुलिस की रिपोर्ट द्वारा, पुलिस ने रिपोर्ट तैयार कर दिया, ठीक है, पुलिस ने रिपोर्ट तैयार कर दिया, उसके आधार पर, ठीक है, या कोई जो क्या है मान्यता प्राप्त संस्था या संगठन द्वारा, ठीक है, कोई मान्यता प्राप्त संस्था है या कोई संगठन है, ऐसे कोई वहाँ के संस्था या संगठन के मेंबर्स होंगे, वो जाकर ये बोल दें कि भाई यहाँ दहेज के लिए स्त्री को प्रताड़ित किया जा रहा है, या पुलिस ने रिपोर्ट अपनी सौंपी कि ये स्त्री को जो है दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहा है, ठीक है, या स्त्री के माता पिता, तो कोई भी अर्जी या कोई भी प्रतिवादी, ठीक है, कि जो है कोर्ट जाएंगे जो प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास, और वो इसकी सुनवाई करेगा, ठीक है। और यही कहा गया है यहाँ पर जो भी लिखा है, ठीक है, ये कहा गया है अपराधों का संज्ञान कौन लेगा? महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। तो महानगर स्थान पर महानगर मजिस्ट्रेट और प्रथम नगर न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो देखिए यदि जानकारी पर हो तो ऐसे अपराध को तथा पुलिस रिपोर्ट द्वारा, या अपराध के व्यक्ति उसके माता पिता द्वारा, कोई रिश्तेदार द्वारा, या किसी मान्यता प्राप्त कल्याणकारी संस्था या संगठन द्वारा, ठीक है, गए परिवाद पर, ठीक है। तो कोई परिवाद या अर्जी लगाएगा तो कौन लगाएगा? ठीक, उनके माता पिता, कोई रिश्तेदार, मान्यता प्राप्त कल्याणकारी संस्था, संगठन, या पुलिस रिपोर्ट के द्वारा, या फिर ऐसा भी कहा गया है कि अपनी जानकारी पर ऐसे अपराध की घटित होने वाले तथ्यों को पुलिस पर, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखें, अपराधों का संज्ञान कौन लेगा, बहुत महत्वपूर्ण ये जो है बातें हैं। महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या करेगा? इसका संज्ञान लेगा, इस अपराध की सुनवाई करेगा, ठीक है। क्या करेगा? अपराध की सुनवाई करेगा या संज्ञान लेगा, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं धारा नंबर
8। चलिए धारा नंबर 8, और धारा नंबर 8 का क्या बोल रहे हैं भाई? धारा नंबर 8 क्या बोल रहा है कि अपराधों का, ठीक है, अपराधों का कुछ प्रयोजनों के लिए संज्ञेय एवं अजमानती एवं अशमनी होना। इसका मतलब क्या है? जैसे अगर बात करें, ठीक है, जैसे अगर संज्ञेय की बात करें, इसके ये बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में भी मैंने बताया था, ठीक है। संज्ञेय, देखिए धारा 8 क्या बोलता है कि भाई यदि कोई अपराध है, तो कोई नहीं, मतलब दहेज के जो है संबंधित अपराध होंगे, तो दहेज संबंधित जो अपराध होंगे वो अपराध संज्ञेय की श्रेणी में कहा जो है देखा जाता है, या संज्ञेय अपराध कहा जाएगा। संज्ञेय की श्रेणी में अपराध कहने का मतलब है एक प्रकार का गंभीर अपराध, ठीक है। क्या है? गंभीर अपराध को हम क्या कहते हैं? संज्ञेय की श्रेणी में कहते हैं। जैसे हम पढ़े थे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, ये भी संज्ञेय अपराध है, ठीक है। तो जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, ठीक है, दहेज है, ठीक है, ये सारे जो है प्रताड़ित वाले जो चीज़ें हैं, ये बहुत संज्ञेय अपराध है, मतलब गंभीर प्रवृत्ति के अपराध कहे जाते हैं, ठीक है। तो कहा गया है धारा 8 में कि जो दहेज के मामले होंगे वो क्या होगा? संज्ञेय अपराध होगा। और जहाँ पर ये संज्ञेय अपराध होगा वो याद रखिए वो क्या होगा? अजमानती होगा। और जमानती कहने का मतलब है जमानत नहीं मिलेगी, जमानत नहीं होगी, ठीक है, जमानत नहीं होगी। तो कोई ऐसी अपराध, ठीक है, जो संज्ञेय अपराध है उसमें वो अपराध क्या होता है? अजमानती अपराध है, इसमें जमानत नहीं मिलेगी, बेल नहीं मिलेगा, ठीक है। आप बेल जो है लेके आपको छुड़वा नहीं सकते। साथ ही साथ अगर ऐसी है तो क्या कहा गया है? अशमनी है, अशमनी है। और अशमनी का मतलब ऐसे है कि एक बार ये कोर्ट केस हो गया, ठीक है, एक बार कोर्ट केस हो जाने के बाद, एक बार क्या हो जाएगा? केस हो जाने के बाद, ठीक है, दो पक्षों के मध्य क्या नहीं हो सकता? सुलह नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है? एक बार केस हो जाने के बाद दो पक्षों के मध्य सुलह नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि दहेज ऐसे अपराध है, मान के चलिए जो है स्त्री के घर वाले ने क्या कह दिया कि भाई इन्होंने दहेज ले रहे हैं, मेरी बेटी को मार पीट रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं, ये दहेज ले रहे हैं, दहेज लेने की बात कर रहे हैं, देने की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये प्रताड़ित कर रहे हैं उसके लिए कि मेरे यहाँ आपने बोला था ये देंगे और अभी तक दिए नहीं, तो इसके लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। स्त्री के पिता चला जाता है कोर्ट, और कोर्ट जाने के बाद उस पर केस हो जाता है, ठीक है, स्त्री के ससुर पर या उसके परिवार वालों पर केस हो जाता है कि भाई ठीक है उन्होंने दहेज की मांग की है। तो ऐसी स्थिति में अब बाद में ये आती है कि भाई परिवार की इज्जत का सवाल है, या फिर हम चलो ऐसा नहीं करेंगे, अपनी बेटी जो है खुशी से रहें। इस प्रकार दोनों पक्ष, स्त्री पक्ष और पुरुष पक्ष दोनों अगर चाहे सुलह कर दें कि भाई चलो मान लेते हैं, राजीनामा कर लेते हैं, ठीक है, अब की बेटी को परेशान नहीं करेंगे, तो दोनों सुलह कर लेते हैं, तो यहाँ पर नहीं होगा। कहने का मतलब है एक बार केस जो है कोर्ट में चला गया तो दो पक्ष मिलकर इसको सुलह नहीं कर सकते केस हो जाने के बाद। हाँ,
केस के पहले आप करा सकते हैं, चलो मार पीट रहे हैं तो समझा बुझा दिए, चलो ठीक है भाई अब के बाद नहीं करेंगे, तो ये समय सुलह कर सकते हैं। लेकिन एक बार कोर्ट केस हो जाने के बाद सुलह नहीं कर सकते, ऐसे अपराध को हम कहते हैं अशमनीय अपराध। ठीक है, क्या कहते हैं? ऐसे अपराध को हम कहते हैं अशमनीय अपराध। और ऐसे अपराध क्या है? ऐसे अपराध याद रखें, एक और पॉइंट, ऐसे अपराध बिना, याद रखें, बिना वारंट के गिरफ्तारी की जाती है, गिरफ्तारी की जाती है, याद रखेंगे। तो बिना वारंट के इस केस में आप क्या कर सकते हैं? गिरफ्तार हो सकते हैं, वारंट की जरूरत नहीं है। फिल्मों में देखे ना, किसी के यहाँ जाते हैं कि मैं आपको गिरफ्तार करना चाह रहा हूँ, तो बोलते हैं वारंट लाया हो क्या? ठीक है, आपके पास कोर्ट का वारंट है क्या? कोर्ट का वारंट जब तक नहीं हो मेरे घर में मत आइए। ठीक है, ऐसा बोला जाता है पुलिस को, या ठीक है, तो फिर बेचारा चला जाता है। क्राइम पेट्रोल वगैरह में भी आपने देखे होंगे, ठीक है, कि वारंट लाए हो क्या। ठीक है, तो ऐसे में वारंट की जरूरत नहीं, बस धर दबोचे और निकले। ठीक है, ऐसे अपराध जो दहेज के मामले से संबंधित है, इसमें वारंट की ज़रूरत नहीं होगा। बिना वारंट के एक आपके वहाँ पर पुलिस में रिपोर्ट FIR दर्ज करा दीजिए, आप उनके घर जाके पकड़ के उसके जेल में बंद कर देंगे। इसके लिए कोई वारंट, कोई इधर उधर दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस एक बार आप लिखित FIR दर्ज करा दीजिए उसको। ठीक है, क्या पुलिस क्या करेगी? उसको जेल डालेगी, और सभी जो भी सुनाई होगा वो क्या होगा? वो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट करेगी। ठीक है, पुलिस का कोई नहीं, वो जाएगा फिर, ठीक है, थाना बंद करेगा, जब भी सुनवाई होगा उसको ले जाएगा। अब जो भी न्यायालय बोलेगी, न्यायालय जो भी बोलेगा, ठीक है, वो काम करेगा पुलिस। छोड़ देंगे बोलेगा, छोड़ेगा तो नहीं, जो भी राशि होगी जैसा भी होगा, ठीक है, ये जो दंड का प्रावधान है, दंड देंगे। चलिए, ठीक है, तो अपराधों का कुछ प्रयोजनों के लिए संज्ञेय होना, जमानती होना, शमनी होना, कहने का मतलब है, ठीक है, संज्ञेय मतलब गंभीर प्रवृत्ति के जो अपराध हैं उसको संज्ञेय अपराध कहा गया है। और संज्ञेय अपराध के साथ साथ इसमें जमानत नहीं होगा, नॉन अवेलेबल जो है क्या है, जो है प्रवृत्ति के है, ठीक है, बेल नहीं होगा। अशमनी है, अशमनी कहने का मतलब है कि एक बार जो है कोर्ट में केस दर्ज हो गए तो दोनों पक्ष, स्त्री और पुरुष के जो पक्ष, दोनों पक्ष हैं मिलकर इनको सुलह नहीं कर सकते। और ऐसे अपराध को बिना वारंट के हम क्या कर सकते हैं? गिरफ्तारी कर सकते हैं ऐसे अपराध को। ठीक है, चलिए, तो धारा नंबर 8 है, समझ गए धारा नंबर 8 क्या है? अब एक चीज और, धारा नंबर 8 क भी है और ख भी है, ये भी याद रखेंगे। धारा नंबर क और धारा नंबर ख। धारा 8 क लिख सकते हैं या 8A लिख सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में लिखे तो 8A, हिंदी में लिखे तो 8 का। चलिए, कुछ मामलों में सबूतों का भार, कुछ मामलों में सबूतों का भार। ठीक है, ये धारा नंबर 8 का बोल रहा है या 8A बोल रहा है। इसका मतलब क्या है? देखिए, जब भी कोई केस होता है या भी जो भी कोई क्राइम होता है, कोई अपराध होता है, तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के समय पुलिस क्या करती है? जैसे किसी क्राइम हुआ तो क्राइम वाले स्टोरी वगैरह में या आप पढ़े होंगे, या क्राइम जैसे क्राइम थ्रिलर जैसे आपने मूवीज़ देखे होंगे, ठीक है, या कोई क्राइम पेट्रोल या फिर सावधान इंडिया वगैरह देखे होंगे कि नहीं। इसमें क्या होता है? पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और पुलिस क्या करेगी कि जो भी किसी की मृत्यु हो गई या कुछ हो गया तो उसका सबूत ढूंढती है, सबूत जुगाड़ करती है। ठीक है, कि भाई इसका सबूत ये है कि इन्होंने मर्डर किया है, इन्होंने चोरी किया है, ठीक है, इन्होंने रेप किया है, जो भी है वो सबूत ढूंढेगी, इकट्ठा करेगी, और सबूत ढूंढ के इकट्ठा करके वो न्यायालय में पेश करेगी कि इनके खिलाफ ये सबूत है कि इन्होंने क्राइम किया है। ठीक है, ये होता है जनरली। लेकिन ऐसे केस में, जो दहेज के मामले वाले केस में क्या होगा कि जैसे किसी ने बोल दिया, स्त्री पक्ष वाले पुरुष पक्ष वाले को बोल दिया कि आपने दहेज लिया है और एक केस दर्ज हो गया, ठीक है, तो इसमें सबूत किसको
कौन लाएगा कि भाई मैंने कहा है या उसने कहा है, ठीक है। तो सबूत जो है लाने का काम किसका है, उस पुरुष वर्ग का है, ठीक है, जिनको ये कहा गया है कि आपने दहेज लिया है। उनको ये साबित करना पड़ेगा कि मैंने दहेज नहीं लिया है, ठीक है। सबूत किसको जुगाड़ना पड़ेगा, उस पुरुष वर्ग को, ठीक है, उस उनके ससुर वाले को, उनके परिवार वालों को, ठीक है, जिनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने दहेज मांगे हैं, तो वो अपने आप को साबित करे कि उन्होंने दहेज नहीं मांगा है। तो ये है कुछ मामलों में दहेज के बारे, इसमें पुलिस का रोल नहीं है, ठीक है। पुलिस नहीं जो है सबूत जुड़ाएगी कि भाई इन्होंने दहेज मांगे नहीं, वो पुरुष वर्ग वाले अपने आप को जो है क्या साबित करें, इनोसेंट साबित करें कि मैंने दहेज नहीं मांगा है, ठीक है। ऐसी बात कहाँ कही गई है, धारा 8 का में। देखिए इसमें लिखा है, साफ साफ लिखा है, कुछ मामलों में सबूतों का भार, जहाँ कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन कोई दहेज लेने या दहेज देने या दहेज लेने देने का प्रयास करे, तो अधीन दहेज मांगने के लिए अभियोजित किया गया है, वहाँ यह साबित करने का भार उसी पर होता है। ध्यान से पढ़िएगा, यह साबित करने के भार उसी पर होगा कि उसने उस धारा के अधीन कोई अपराध नहीं किया है, ठीक है, उस धारा के अधीन कोई अपराध नहीं किया है। मतलब ये भार मैं जैसे कि मैं किसी को ब्लेम लगा रहा हूँ कि भाई आपने दहेज लिया है, ठीक है, मेरी स्त्री है और आपने दहेज लिया, तो मेरे पर भार नहीं है कि उन्होंने दहेज लिया। भार किस पर है, उस पुरुष वर्ग पर है जिन्होंने दहेज के लिए मैं क्या किया हूँ, उसको दोषी ठहराया हूँ कि उन्होंने मांगा है। तो वो अपनी सबूत जुगाड़ करे, अपनी सबूत लाएं कि भाई मैंने दहेज नहीं मांगा है, ठीक है। तो न ही पुलिस के ऊपर ये जो है रहेगा प्रेशर की दहेज के लिए जो भी सबूत है वो इकट्ठा करे, नहीं जो आरोप लगाया है महिला पक्ष आरोप लगाया है उनके ऊपर नहीं लगे, उस पुरुष के ऊपर लगेगा जिनके ऊपर आरोप लगा है, उनको साबित करना है कि मैंने नहीं मांगा है। ये ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो यही लिखा है, याद रखिएगा, कोई अपराध नहीं किया है। चलिए तो यही है बस। सबूत, ठीक है, सबूत का भार किसके पर रहेगा, का भार आरोपी पर रहेगा। आरोपी, ठीक है, किसके ऊपर रहेगा, आरोपी, आरोपी पर रहेगा। और उनको ठीक है दहेज न मांगने का जो है बोल सकते हैं, ठीक है, उनको साबित करना होगा। उनको क्या करना है, साबित करना होगा कि वे दहेज नहीं मांगे, वे दहेज नहीं मांगे हैं, ठीक है। सिंपल वे में मैं लिखूं तो वही लिखूंगा, ठीक है, नहीं मांगे हैं, ठीक है। सिंपल भाषा में अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूं, ये सबूत का भार किस पर रहेगा, उस आरोपी पर रहेगा और उनको ये साबित करना होगा कि वे दहेज नहीं मांगे हैं। ये कहता है कुछ मामलों में सबूतों का भार, जिसको कहते हैं 8A, ठीक है। साथ ही साथ यहीं पर देख लेते हैं 8 ख, या जिसको हम बोल सकते हैं 8B, 8 ख बोलेंगे 8B। और 8 ख और 8B क्या है भाई, 8 ख 8B क्या है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति। क्या है भाई, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति, तो कोई तो व्यक्ति होगा जो ये रोकेगा, ठीक है भाई। सरकार तो नियम बनाएगी, ठीक है। संसद ने क्या किया, अधिवेशन तैयार कर दिया, एक्ट बना दिया, फिर अधिनियम बना दिया, ठीक है। फिर उसको कार्यपालिका जो है उसके क्या करेगा, वो पारित कर दिया, ठीक है। विधायिका उन्होंने बना दिया, कार्यपालिका कार्य जो है अपना कार्य कर दिया। तो उसके अंतर्गत और भी अधिकारी होंगे, जैसे प्रतिषेध अधिकारी, दहेज प्रतिषेध अधिकारी वो रहेंगे, पुलिस रहेंगे, ऐसे मिलकर क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो मेन इसका क्या काम है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा, राज्य सरकार, ठीक है। तो याद रखेंगे दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति क्या करेगा, राज्य सरकार करेगी, ठीक है। चलिए इसको अगर लिखना चाहें
अधिकारी की नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति याद रखेंगे, नियुक्ति राज्य सरकार करेगा, राज्य सरकार करेगा, ठीक है, करेंगे जो भी है, ठीक है। और इनका अगर कार्य देखें तो कार्य, अब दहेज को रोकना ही है एक तरह से, कार्य क्या है भाई? दहेज को रोकना है, दहेज को क्या करना है? रोकना इसका कार्य है, पहली बातें। तो दहेज से संबंधित जो बातें होंगी, ठीक है, साक्ष्य इकट्ठा करना है, साक्ष्य इकट्ठा करना है, ये इनका कार्य है, ठीक है। अन्य कार्य है, बहुत सारे अन्य कार्य, ठीक है, जो राज्य सरकार कहे, ठीक है। तो राज्य सरकार जो भी कार्य कहेंगे वो करेंगे। तो कहने का मतलब है 8B का कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो है इसकी, देखिए 8 दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी, ठीक है। उतने दहेज प्रतिषेध अधिकारी नियुक्ति कर सकती है जितने वो ठीक लगे। तो राज्य सरकार जितनी जो है अधिकारी लग सके, उसको समझ में आ सके कि उस क्षेत्र में कितनी जो अधिकारी होनी चाहिए, ठीक है, तो उस हिसाब से वो नियुक्ति करेगा, ठीक है। तो अपने कृत्यों का पालन, या कहने का मतलब इसका कार्य क्या होगा कि यह देखना कि अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन हो रहा है कि नहीं, ठीक है, देख रेख करना कि भाई जो नियम बनाए हैं, कानून बनाए हैं, उसका पालन ठीक ठाक से हो रहा है कि नहीं, ठीक है। दहेज लेने या देने की जो है दुप्रेषित करने या दहेज मांगने यथासंभव रोकना, कहने का मतलब एक तरह से दहेज लेने देने और मांगने के को क्या करना है? रोकना है। इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाले व्यक्ति के अभियोजन के लिए ऐसे साक्ष्य इकट्ठा करना है जो आवश्यक है। तो ऐसे साक्ष्य इकट्ठा करेंगे, सबूत इकट्ठा करेंगे, ठीक है, ऐसे अतिरिक्त कार्य करना जो राज्य सरकार द्वारा सौंपे गए हैं या अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों को विनिर्दिष्ट करे, ठीक है। तो राज्य सरकार कहे कि भाई ये कार्य कर दीजिए तो वो कार्य करेगा, या अधिनियम के अंतर्गत जो भी कार्य होगा वो करेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है एक ही बात है कि 8 का क्या है? दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी और नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी, ठीक है। और इनके बहुत सारे कार्य है, इनके ये कार्य है कि दहेज को किस प्रकार से रोका जाए, ठीक है, साक्ष्य कैसे इकट्ठा की जाए, और अन्य कार्य जो राज्य सरकार या उस नियम में लिखा गया है या राज्य सरकार द्वारा कहा गया है। तो सिंपल सी बातें हैं, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति 8 का, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ रहे थे कौन? 8 के बाद धारा 9 और धारा 10, धारा 9 और धारा 10, 2 धारा बच गए, क्योंकि हमारे पास क्या है? दहेज प्रतिषेध अधिनियम में कितनी धाराएं हैं? टोटल धाराओं की संख्या 10 है। तो ये 9 और 10, तो 9 क्या है? 9 और 10 क्या है? सरकार की शक्ति है, ठीक है, सरकार की शक्ति है कि सरकार इसमें नियम बनाएगी, ठीक है। तो नियम बनाने की शक्ति सरकार पर है। तो एक तो 9 क्या है? केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति है, ठीक है। तो केंद्र सरकार जो भी नियम वो बनाएगी। और 10 क्या है भाई? राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति, राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति। और राज्य सरकार ने अपनी शक्ति का सदुपयोग करते हुए, राज्य सरकार ने अपनी शक्ति का सदुपयोग करते हुए नियम बनाया है। क्या बनाया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य दहेज प्रतिषेध नियम 2004, छत्तीसगढ़ राज्य प्रतिषेध अधिनियम, या अधिनियम नहीं, नियम, ठीक है, अधिनियम नहीं भाई, नियम। छत्तीसगढ़ राज्य प्रतिषेध नियम, दहेज प्रतिषेध नियम 2004 बनाए गए हैं, किन्होंने? राज्य सरकार ने, ठीक है। तो ये हमें पढ़ना है कब? नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो राज्य सरकार का नियम अब जो है बनाने की शक्ति किस में है भाई? धारा 10 में है, ठीक है। और धारा 10 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य दहेज प्रतिषेध नियम 2004 बना हुआ है, ठीक है, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि ये पूरा दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब की बात है? 1961 की बात है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की पूरी 10 धाराएं हैं,
ठीक है। हम जी बात करेंगे नियम, किसकी नियम, ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य दहेज प्रतिषेध नियम। इसमें ठीक है आई थिंक 16 नियम है, धाराएं नहीं बोल सकते, 16 नियम, ठीक है, 16 नियम, धाराएं नहीं बोल सकते। धारा मतलब कहने का मतलब जो सेक्शन होते हैं वो अधिनियम में होते हैं। और अधिनियम कौन पारित करता है भाई, ठीक है, 2 सदनों के मध्य पारित होकर राष्ट्रपति की स्वीकृति होती है। तो लोकसभा में जो है ये जाएगा, फिर राज्यसभा में दोनों पक्षों के बीच, दोनों सदनों के बीच, ठीक है, ये मान्य हो जाएगा। उसके बाद राष्ट्रपति को लगेगा कि हाँ ये अधिनियम बनना चाहिए, तो राष्ट्रपति इस पर साइन करेगा और साइन करके जब दे देगा तब वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा अधिनियम। और अधिनियम में होता है एक्ट, सॉरी अधिनियम जिसको कहते हैं एक्ट, और उसमें होता है सेक्शन या जिसको हम कहते हैं धाराएं। लेकिन नियम में नियम होता है, ठीक है, नियम जो कार्यपालिका बनाती है, जैसे केंद्र सरकार राज्य सरकार बनाएगी, केंद्र सरकार केंद्र स्तर पर बनाएगी, राज्य सरकार राज्य स्तर पर। तो छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ राज्य दहेज प्रतिषेध नियम 2004 बनाई है। और इसके नियमावली में 16 नियम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कौन कौन से नियम हैं जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में करेंगे। तो ये आपका एक तरह से मोटा मोटी बोल सकते हैं ये खत्म हो गया है, ठीक है। ये आपका दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की बातें पूरी तरह से समाप्त हो गई है। और ये कितने 2 क्लास में हो गए, ठीक है भाई, क्लियर है बातें। चलिए क्लियर होनी चाहिए बातें। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य दहेज प्रतिषेध नियम 2004 की चर्चा हम करेंगे। इसमें ध्यान नहीं ना मुझे, ये 15-16 क्या है ये ध्यान नहीं, ये याद रखिए, ठीक है। ये मैं ऐसे ही बोल दिया, मुझे ध्यान नहीं, अभी देखा नहीं हूँ क्या है, कितना नियम क्या है, ठीक है। मुझे ध्यान आ रहा है आई थिंक ये टोनही प्रताड़ना जो है अधिनियम हो उसमें 16 धाराएं हैं, क्योंकि कितनी धाराएं हैं समझ नहीं आता, ठीक है। जैसे बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में उसमें धारा 21 है, ये दहेज प्रतिषेध में इसमें धारा है 10 है, टोनही प्रताड़ना में 16 है। हाँ मुझे ध्यान आ रहा है, अब उस टोनही प्रताड़ना में 16 है, ठीक है। ये है वो नियम याद नहीं आ रहा है, वो 16 लिखा उसको भूल जाइए, ठीक है। जब बात करेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, जैसा भी है, ठीक है। टोनही प्रताड़ना अधिनियम भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। बाल संरक्षण अधिनियम पढ़ेंगे, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं, यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय, धन्यवाद।